नमस्कार। समवायी फाउंडेशन द्वारा आयोजित समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव समवायी की तरफ से बता रहा हूं कुछ चीजें जो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम मेडिसिन जो है उसके संबंध में है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। उसको शॉर्ट में हम लोग एस्पस कहते हैं, ASPEUS। उनके 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन गुरुओं से और इनके अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने जो चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा ग्रहण किया है वह हम अपने समवायी फाउंडेशन के माध्यम से अपनों के बीच में प्रचार प्रसार करते हैं ताकि इनके माध्यम से यह जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। तो हम लोग अभी ये शुरुआत कर रहे थे कि जो MP खेमका सर जो वर्तमान में ब्रह्मलीन है और वो सर्वकालीन अध्यक्ष माने जा रहे हैं एस्पस द्वारा, उन्होंने जब ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम का अध्ययन किया तो उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यह यात्रा 1995 के आसपास से शुरू हुई और अभी तक जारी है। उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम के आधार पर उसको संक्षिप्त रूप से और सरलीकृत रूप में ट्रीटाइज की एक श्रृंखला जारी किया। वो ट्रीटाइज की श्रृंखला 1 से लेकर के और ट्रीटाइज 24 तक। इसके अलावा अन्य किताबें हैं, उन पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो TCM का जो कंसेप्ट था उसमें इतनी किताबें जो ज्ञान के अथाह भंडार के रूप में प्रस्तुत की गई थी और उसके लिखने के 1 वर्ष बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसा संकल्पित व्यक्तित्व था उनका और वो हमेशा कहते थे कि उनका द्रवित होना, जो भी व्यक्ति है वह द्रवित होगा तो वो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में एक सद्भावी वातावरण बनाएगा। तो उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता थी कि पर पीड़ा से छलक उठे, पर पीड़ा से छलक उठे जो वह यह पुलकर ही गंगा जल है, ये छलकन ही गंगा जल है। तो ये इस रूप में आप समझें कि ऐसा व्यक्तित्व, निराला व्यक्तित्व था। उन्होंने ट्रीटाइज किया। तो हम लोगों ने कल ट्रीटाइज 1 पर चर्चा किया था, उसके सब्जेक्ट मैटर पर, क्या क्यों इसके माध्यम से ये हम लोग समझ सके कि ट्रीटाइज 1 में क्या है, ट्रीटाइज 2 में क्या है, ट्रीटाइज 3 में क्या है, ताकि चिकित्सा के को समझें, उसके सिद्धांत को समझें और उनके प्रोटोकॉल को समझ लें। तो शायद हम लोग जो हमारे पास रोगी आते हैं उनकी चिकित्सा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। शोध के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम उसके सिद्धांतों को पहले जान लें, तभी उस पर आगे हम लोग प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रीटाइज 2 में आते हैं। इस ट्रीटाइज 2 में 2 सेक्शन है, एक पार्ट सेक्शन A और एक सेक्शन B। दोनों सेक्शंस में, सेक्शन A में जैसे सामान्यतः पुस्तक शुरू की जाएगी तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर एक सामान्य परिचय के रूप में उन्होंने दिया। फिर रोग के निदान यानी डायग्नोसिस और उपचार के जो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में जो 8 पथ प्रदर्शक सिद्धांत हैं, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, वो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स मालूम है इन और यांग के रूप में। एक तो इन और यांग 2 हो गए, फिर ठंडा गर्म हो गया,
फिर आंतरिक बाह्य हो गया, फिर मतलब अंतर का बाहर का, ठंडा गर्म हो गया, और वो कम और अधिक, ऊर्जा की कमी है कि ऊर्जा की अधिकता है। इन सब के सिद्धांत के आधार पर ये 8 पथ प्रदर्शक सिद्धांत है, उनकी चर्चा हुई। फिर जो रोगों के कारक या एजेंट्स हैं, डिजीज के एजेंट्स है, वो क्या है, वो भी तो जाने जाए, तभी तो समझ में आएगा कि ये कारक हैं। और इन कारकों पर, तो वो कारक वातावरण भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, ये चाइनीज सिस्टम का में वातावरण भी। फिर शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार कैसे किए जाएंगे, इसका विवरण है। ये जो सबसे विशेष बात यह है कि सोच में परिवर्तन द्वारा, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव थॉट होंगे और हम सहज जीवन के आदी होंगे, तो शायद हम बेटर रिजल्ट दे सकेंगे, बेटर परिणाम दे सकेंगे। तो फिर रोग निदान के 4 तरीके हैं। तो 4 तरीके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप समझेंगे, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वही तो बताएंगी। तो वो हमारे कान हो सकते हैं, हमारे आंख हो सकते हैं, हमारे नाक हो सकती है, हमारी त्वचा में स्पर्श हो सकता है। यही सब के आधार पर 4 तरीके हैं, यानी 2 ज्ञानेंद्रियों को एक में कहीं शामिल किया गया। तो इसलिए 4 तरीके रखेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों को 4 निदान के तरीके हैं। इसका मतलब 2 ज्ञानेंद्रियों को एक साथ मिला दिया गया कहीं। फिर एक्यूपंक्चर द्वारा उपचार के सिद्धांत, उन्होंने एलिमेंट्स पॉइंट पर विचार किया। शू पॉइंट्स को, मतलब जो शू पॉइंट माने एलिमेंट के पॉइंट्स होते हैं, और यही इन्हीं एलिमेंट्स को में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, या इनसे हटाते हैं या इनमें लाते हैं। तो इसलिए उनको शू पॉइंट, ट्रांसफर पॉइंट कहा गया, लेकिन वो मूलतः एलिमेंट्स पॉइंट है कि जो हमारे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसके ये पॉइंट्स हैं। फिर चैनल और चैनल धुरियों पर, जिनकी चर्चा बताई गई थी ट्रीटाइज 1 में, कि चैनल और चैनल धुरियां बताई गई कि ये इतने चैनल्स हैं, इन चैनल्स में बीमारी आती है और ये धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर के धुरियों में पहुंच जाती है, उन चैनल्स में पहुंच जाती है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये क्रॉनिक न होने पाए। तो अगर आपका शुरुआत में है तो उसको पहले शुरुआत में निप इन द बट कह देते हैं, शुरुआत में ठीक हो जाए। और अगर नहीं तो आगे जब क्रॉनिक हो जाती है तो वो दूसरे चैनल एक्सेस में चली जाती है। तो उनको भी समझने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर चिकित्सा अच्छी हो सकती है। फिर एक्यूपंक्चर विद्या का तत्व ज्ञान, कुछ तत्व ज्ञान उन्होंने दार्शनिक थे अनुभव से अनुभव से जाना था, और उसके आधार पर जो सिम्टम थे उनके आधार पर उन्होंने एक अपना तत्व ज्ञान दिया था, उसको भी इसमें समाहित किया गया है। फिर जो ऑर्गन्स हमारे हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो किस वातावरण के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका भी मूलभूत कार्य, और कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा वो परिणाम देते हैं, कैसा वो रिएक्शन देते हैं, इनका भी विवरण इसमें दिया गया है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो ब्रेन के ही पार्ट में होता है, और वो ऑटोनोमिक इसीलिए कहा जाता है कि वो अपने आप उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ना हमारे द्वारा वो नियंत्रित हो सकता है। तो उस नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक है, उन पर चर्चा उन्होंने किया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव शरीर विज्ञान है, यानी जो आधुनिक विज्ञान है, उसके साथ साथ तादाद में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। शायद टीसीएम और भारतीय दर्शन दोनों की विशेषता रही कि हम सहज रहें और दोनों के बीच में एक उचित संतुलन बनाए। यही विज्ञान ने भी बाद में कहा होम्योस्टेसिस के रूप में। तो वही सिद्धांत के रूप में कि हम मानव शरीर विज्ञान या जो आधुनिक विज्ञान है उसके साथ तादाद में स्थापित करें। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसका एक वो था, उसमें कैसे उनका किन रोगों में किस रूप में उनका प्रयोग होता है, ये दिखाया गया। और फिर एक रिफर्ड पे रूट एंड फ्रूट का एक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं कि रूट एंड फ्रूट क्या है, वृक्ष जड़ है, जड़ में पानी देते हैं और फल फूल लग जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जड़ में जो एनर्जी है, जो पोषण तत्व है, वो जाते हैं और वृक्ष को बढ़ाते हैं, फलवित पुष्पित करते हैं। फिर उसको पुष्पित करने के बाद उसको
उसमें फल भी ला जाते हैं। तो ये रिजल्ट है। तो उसी तरह रिफर्ड पेन भी होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन की दो ब्रेन से दो नर्व्स निकल जाएंगी। एक तो हमारी संवेदना को, जो बाहरी वातावरण की संवेदना है, उसको लेकर ब्रेन तक पहुंचाएंगी, तो इनको एफरेंट नर्व्स कहा जाता है, या इनको इस एसेंडिंग नर्व्स कह सकते हैं लोग। फिर ब्रेन में वहां पर फंक्शनिंग होगी, एनालिसिस होगी, और एनालिसिस के बाद एक रिजल्ट निकलेगा और ऑर्डर देगी। जैसे हेड ऑफिस ऑर्डर देता है कि हमको ये करना है, तो वैसे हेड ऑफिस ब्रेन के रूप में होता है। उसने एक आदेश दिया और उस आदेश को उन्होंने क्या किया, डिसेंडिंग नर्व से, या जिसको मोटर नर्व कहा जा सकता है, आदेश लेके जा रही है तो मोटर नर्व कहलाई। तो मोटर नर्व या डिसेंडिंग नर्व, क्योंकि ब्रेन की अगर देखें हॉरिजॉन्टली तो ब्रेन ऊपर है, वर्टिकली तो ब्रेन ऊपर है और हमारे पैर और पेरिफेरी बाहर नीचे है। तो इसलिए ब्रेन से जो सूचना आ रही है वो नर्व्स के माध्यम, डिसेंडिंग नर्व्स के माध्यम से आ रही है, और उसको हम लोग मोटर नर्व भी कहते हैं। तो उनमें जो स्पाइन से जब आकर के और स्पाइन से आगे पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, तो वो ब्रेन के जो शरीर के अन्य भागों की ओर जाती है। यानी जो शरीर के दूर, शरीर से जो सेंट्रली सीएनएस कहलाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्यों, सेंटर नर्वस सिस्टम है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका अर्थ ये हुआ कि वो पेरिफेरी में जो नर्व्स है, तो नर्व्स हमारी पेरिफेरी में है। तो कहीं बीमारी हो सकती है, बीमारी हार्ट की हो सकती है, लेकिन रिफर्ड पेन कहीं और हो सकता है। तो उस रिफर्ड पेन के आधार पर, वही रूट एंड फ्रूट के सिद्धांत के आधार पर ही रिफर्ड पेन के सिद्धांत है कि कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है और दिखाई कहीं और पड़ रहा है, तो यह है वही नर्व्स के माध्यम से। तो रिफर्ड पेन का भी इसमें जिक्र किया गया। इसके बाद सेक्शन बी में थोड़ा सा ये बताया गया कि आप जब कोई इलाज करेंगे तो कैसे कैसे, क्या मतलब एक्यूपंक्चर के संबंध में मूलतः था ये। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई कैसे कैसे आप इस जो रोग में अगर ये परिस्थितियां हो तो आपको इलाज नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ जो एग्जाम्पल है वो दे सकता हूं कि उन्होंने कहा कि जैसे कोई कैरी कर रही हो लेडी, गर्भवती महिला को नीडलिंग न करें। नीडलिंग की पॉइंट था, एक्यूपंक्चर थी, नहीं करना है। शिशुओं के उपचार में क्रेनियल पॉइंट्स, गले और गर्दन के बिंदुओं पर नीडलिंग नहीं की जाती। गले और गर्दन के बिंदुओं पर नीडलिंग नहीं कर सकते हैं, केवल इन बिंदुओं पर मालिश करके उपचार देना होता है। किसी ट्यूमर में सुई नहीं डाला जाता है, न किसी सूजे स्थान में सुई डालते हैं। अगर सूजा हुआ है तो उसमें सुई में नीडलिंग के लिए है ये। और वो प्रेशर के संबंध में भी है, अगर वहीं पर है तो वहां पॉइंट हम लोग नहीं लगा सकते। भोजन करने के तत्काल बाद नहीं दिया जाना चाहिए, उपचार नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 घंटे बाद उपचार दीजिए। पूर्णिमा की रात में नीडलिंग नहीं करनी है, यानी नीडल्स नहीं यूज करने हैं। आंधी और बिजली चमकने के समय नीडलिंग नहीं की जाती है। अगर आंधी और बिजली चमक रही है तो नीडल्स का यूज नहीं करते हैं। जब समुद्र में ज्वार आया, जब ज्वार भाटा का समय होता है, तो जब ज्वार आता है तो उस समय समुद्र के किनारे रहने वालों को नीडलिंग नहीं की जाती है। चीन में एक कहावत के रूप में ये होता है कि जब आप स्वयं स्वस्थ होंगे तभी तो आप स्वस्थ मानसिकता से दूसरे का इलाज कर सकेंगे। तो उसी को उन्होंने लिखा है कि जो उपचारक स्वयं बीमार है उसी रोगी का उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपचारक की नब्ज, हृदय गति, श्वसन गति, ये मापदंड के जो मापदंड स्टैंडर्ड उनके साथ होने चाहिए। यदि तन से बीमार चिकित्सक है तो मन से भी बीमार हो जाएगा और उसका कुप्रभाव, उसका बैड इफेक्ट जो है वो रोगी पर आ जाएगा। अतः अच्छे चिकित्सक को चाहिए कि पहले स्वयं स्वस्थ रहे तभी वो इलाज करे। अगर आपके मन में कोई ये धारणा है कि मैं करूं कि ना करूं, सफल होऊंगा कि नहीं सफल होगा, तो इलाज मत करिए। यानी ये पॉजिटिविटी हर हालत में आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अंतर मन सबको कंट्रोल करता है। ये दोनों चाइनीज दर्शन भी मानता है और आयुर्वेदिक दर्शन भी मानता है। वो कहता है कि अगर आप जो है आपका अंतर्मन ये कह रहा है
कि आपको यह इलाज करने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो अंतर्मन ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा कि इलाज जो है अच्छा न हो पाए। अगर अंतर्मन कहता है कि नहीं हम इस इलाज करेंगे और इसमें सफल होंगे, तो इसका मतलब कि आपको उसमें सफलता मिलनी तय है, निर्धारित है, क्योंकि मन कंट्रोलर है, ब्रेन कंट्रोलर है, मन कंट्रोलर है, ये सब मन की। तो अगर डाउट हो तो नहीं करना चाहिए। अगर हार्ट, किडनी, ट्रिपल वार्मर, गाल ब्लैडर, स्टमक और स्प्लीन में नीडलिंग करके रक्त नहीं निकालना चाहिए। और जब वायुमंडल का तापमान शरीर के रक्त के तापमान से अधिक हो जाए, यानी बहुत गर्मी हो, तो उसमें नीडलिंग नहीं करनी चाहिए। हवाई यात्रा में जब हवाई यात्रा आप कर रहे हो, हवाई जहाज तेज गति से दौड़ रहा हो, तब आपको नीडलिंग नहीं की जानी चाहिए। ये उसके सेलिएंट फीचर्स हैं जिनको कि आपको थोड़ा सा पालन करना है। ये फिर जो 12 मेरिडियंस और 2 सीवी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कंसेप्शन वेसल जिसको कहा जा रहा है, और जीबी जिसको डीयू भी कहा जा रहा है। तो कंसेप्शन गवर्निंग वेसल या डीयू, ये इनपे जो है, इनके संबंध में पूरा उन्होंने विवरण पूरा या सब इनके सारे पॉइंट्स पर विवरण किया गया कि कितने पॉइंट्स है। तो अब इनके देखें, इनमें पॉइंट्स कैसे कैसे उन्होंने बताए। लीवर में 14 पॉइंट्स, और ये बायलेटरल है, ये बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी है, ये सभी बायलेटरल है, सिवा वो एक को छोड़, मतलब सीवी और जीवी को छोड़ करके, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन दोनों को छोड़ करके आपको। तो लीवर 14 है, स्प्लीन के 21 पॉइंट है, किडनी के 27 पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 19 पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन के 20 पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर के 23 पॉइंट है, गॉल ब्लैडर के 44 पॉइंट है, स्टमक के 45 पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर के 67 पॉइंट्स है, हार्ट के 9 पॉइंट है, पेरिकार्डियम के 9 पॉइंट है, और लंग्स के 11 पॉइंट है। तो ये कुल मिलाकर के आपको 309 पॉइंट होते हैं। तो इन 309 पॉइंट को अगर हम 309 ही पॉइंट माने, बाएं दाएं छोड़ दें, अगर 309 को 2 कर देंगे तो ये 618 हो जाएंगे, अगर 309 को 1 ही मानेंगे तो 309 हो गए, प्लस सीवी के 24 पॉइंट, कंसेप्शन वेसल के 24 पॉइंट और गवर्निंग वेसल के 28 पॉइंट। तो इनको अगर हम मिला लेंगे, टोटल मिला लेंगे, अगर दोनों तरफ बायलेटरल जोड़ते हुए, तब 670 पॉइंट हो जाएंगे, और अदरवाइज 361 पॉइंट रहेंगे। जो पॉइंट्स है वो 361 ही रहेंगे, क्योंकि एक तरफ के पॉइंट दूसरी तरफ भी हैं, तो उनको केवल एक तरफ के पॉइंट जोड़ दिया गया, और सीबी जीबी को जो ऐड करके 309 प्लस 24 प्लस 28 ये मिला करके आपको 361 पॉइंट होते हैं। तो ये 361 पॉइंट्स जो है चाइनीज मेरिडियन में उन्होंने खोजे। हमारा ये विषय है कि इसमें कुछ चिकित्सा के दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन शिक्षा में, चिकित्सा जो शिक्षा है उसमें भी ये पॉइंट आया कि कुछ पॉइंट्स को अलग से नॉमेनक्लेचर कर दिया गया। तो उन नॉमेनक्लेचर के आधार पर हम लोग अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कुछ नॉमेनक्लेचर कर दिए गए। तो उस नॉमेनक्लेचर को आपको बताना चाह रहा हूं कि इनको, इन एक्यूट बिंदुओं का हो सकता है कुछ कार्यों की वजह से कि फंक्शन अच्छे करते हैं, उनके उनकी उन पर उसका असर जरूर पड़ा होगा, क्योंकि नाम कभी कभी वैसे रखे जाते हैं कि नामकरण किसी कार्य के हिसाब से कि तो उसका कौन सा फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, तो उसके आधार पर किए गए। तो LU1 लंग्स का, जो लंग्स का LU कहा जाता है, तो शॉर्ट में लंग्स मेरिडियन को LU कहा जाता है। तो LU1 ये महल का मध्य, इसको मिडिल ऑफ मेंशन कहा जाता है, और ये लगभग यहाँ निपल्स के आसपास होता है, इसलिए जो है हो सकता है महल का मध्य। उन्होंने अगर आप एक्सट्रीमिटीज को, हाथ पैरों को अलग शामिल कर ले, तो ये मध्य के रूप में आ सकता है। LU3 ये हेवनली मेंशन कहलाता है। LU4 ये ऑक्सीजन पॉइंट कहलाता है।
LU9 पल्स मीटिंग पॉइंट कहलाता है, यह कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट, यानी जहां पल्स मिलती है हाथ की हथेली पर, जहां पर डॉक्टर पल्स देखते हैं आपको, वहीं पर LU9 पॉइंट है, बिल्कुल आपके कलाई पे बिल्कुल LU9 होता है। इसको पल्स मीटिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट, यानी इस पर अगर ये इमरजेंसी पॉइंट पे है कि अगर कोई आदमी यानी मर भी रहा हो तो इसको जीवित करने का ये काम, ये इसलिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से है। LI7, अब LI माने लार्ज इंटेस्टाइन, तो LI7 शॉर्ट में उसको बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का 7 पॉइंट वार्म करंट के रूप में जाना जाता है, यानी अगर गैस के दर्द हो रहा हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। LI8 लोअर एंगल कहलाता है, यानी लोअर कहीं ना कहीं नीचे अपनी एनर्जी को भेज रहा है या ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ST7 ये स्टमक का 7 पॉइंट, तो स्टमक को ST बोलेंगे। स्टमक 7 ए लोअर पास गेट, इससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। ST10 जल द्वार, इसे कहते हैं जब खांसी जब न रुके तो इसको प्रयोग करना चाहिए। ST11 ऊर्जा का घर है, ये नॉकआउट पॉइंट भी कहलाता है, और नॉकआउट पॉइंट इसलिए कहलाता है कि जो जूडो कराटे वाले होते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं इसी पॉइंट पर, अगर वो कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे मार दें तो दूसरा आदमी जो है घायल हो जाएगा और फिर वो खेल नहीं पाएगा। तो 14 वर्ष के बच्चों में जरूर प्रयोग करना चाहिए इसको, ये बहुत कारगर है। फिर ST13 ऊर्जा का द्वार, ST16 विंडो ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का विंडो। ST21 ये पार्टीशन पॉइंट है, यानी डायफ्राम, पार्टीशन माने डायफ्राम, जैसे पार्टीशन होता है घरों में वैसे डायफ्राम का एक पर्दा है जो वक्ष को और एब्डोमेन को अलग करता है, यानी आपको जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी है, उसको एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है। 2 कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी जिसको थोरैक्स कैविटी बोलते हैं और एक एब्डोमेन कैविटी होते हैं। एब्डोमेन कैविटी के जो लोअर पार्ट होता है उसको पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं, बट cavities are only 2, one thorax and second abdomen, और abdomen का लोवेस्ट पार्ट को अलग से pelvic cavity बोल देते हैं, बट कैविटी इज ओनली 2। तो ये पार्टीशन पॉइंट जो है ये डायफ्राम पॉइंट है। ST25 पिवेट ऑफ हेवेंस कहलाता है। फिर ST26 मैकबर्नी पॉइंट है, यानी मैकबर्नी पॉइंट क्या है कि अपर अगर ये एपेंडिसाइटिस किसी को हो रहा हो तो ये टेस्ट पॉइंट है उसका, अगर यहाँ दबाने से आपका जोड़ का दर्द हो तो ये समझ लीजिए कि ये एपेंडिसाइटिस है, इसको लोग मैकबर्नी पॉइंट इसको बोलते हैं। ST27 बिग ग्रेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जब अगर आपको नारी और पुरुष के अच्छे संबंधों में, सेक्स संबंधों में ये कहीं कोई रुकावट है तो इसको ट्रीट करना। ST28 पाथ ऑफ वाटर, यानी जल मार्ग है। जल मार्ग का मतलब क्या हुआ, जल किडनी जल को संतुलित करती है, संयोजन करती है, तो यानी किडनी के लिए, किडनी से संबंधित ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ST19 कम बैक, इसको कम बैक बोलते हैं, यानी कम बैक क्या है कि इसका अगर शरीर में ऊर्जा कोई भी, पुरुषत्व नारीत्व कोई भी हो, अगर पोटेंसी कहीं कम हो रही है तो उसके लिए ये रिटर्न करने पॉइंट यूज करते हैं। ST30 वाइड ट्रंक क्रॉस रोड ऑफ की का बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि बड़ा राजमार्ग है की माने ऊर्जा, ऊर्जा का बड़ा चौड़ा बड़ा राजमार्ग है। ST31 पास गेट ऑफ फीमर थाई गेट, यानी नीचे ओवरी और टेस्टिकल्स का पॉइंट है ये, तो फीमर का टेस्ट पॉइंट है थाई गेट भी कहा जाता है। ST36 सेक्रेटरी टू घोस्ट मिनिस्टर, यानी ये कोई भी हो तो ये क्या करता है, होम्योस्टैटिक पॉइंट है, बहुत ही शांतिकर बिंदु है, ये इसको यूज करते हैं, होम्योस्टैटिक पॉइंट है ये। ST38 तायो को, और यानी तायो TIAO KOU काओ, मतलब चाइनीज भाषा में तायो कू, इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग ऑफ स्लैकनेस,
यानी अगर कोई आदमी काम में कर रहा हो, स्लैकनेस उसमें हो, तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। ST45 इसको सिक माउथ बोलते हैं, मुंह की समस्या में आपको इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर एसपी, एसपी माने स्प्लीन, तो SP6 ये सैन यिन जियाओ कहलाता है। इसको मतलब जंक्शन ऑफ 3 इंस, इसका मतलब होता है कि जंक्शन ऑफ 3 इंस, ये कौन इन है? किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, ये इनका जंक्शन है। तो इसलिए SP6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोअर पार्ट के लिए। SP10 रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी सी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड और की, तीन ही तो हमारे पास है, या तो की है, ऊर्जा है, या बॉडी फ्लूइड्स है, तरल के रूप में, और यह हमारा रक्त है। तो उन सब के लिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, सबसे बढ़िया पॉइंट है SP10। SP11 गेट ऑफ वाटर, जल द्वार है, जल निकालता है, यानी SP11 जल को निकाल देता है। फिर H1 माने हार्ट, लिम्फ ऑफ हार्ट कहलाता है, ये लिम्फ ऑफ हार्ट कहलाता है। H3 जॉय क्रिएटर पॉइंट है, यानी अगर जीवन में आप निराश हो रहे हो, आशा का किरण ना हो पा रही हो, तो आप इसको, इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे, मेथी लगा देंगे तो भी आपको जीवन में आशा का संचार हो जाएगा। फिर SI स्मॉल इंटेस्टाइन 1, ये मार्श लेक कहलाता है, ये बॉडी फ्लूइड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जिम्मेदार है। फिर SI6 स्मॉल इंटेस्टाइन के 6 पॉइंट, हैप्पी ओल्ड एज, चिर यौवन हेतु इस पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। चिर यौवन के लिए, आपको बुढ़ापा देर से आए तो उसके लिए आप उसको पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। SI9 स्ट्रेट फास्ट शोल्डर, यानी शोल्डर के मूवमेंट को अगर वो हो तो ये उसको मूवमेंट को गत देता है। फिर SI11 पॉइंट, लाइन ऑफ हेवेंस, जेनेटिक डिजीज में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, जब जेनेटिक डिजीज में है तो इसको यूज कर सकते हैं। SI16 विंडो ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग की खिड़की। तो ये स्वर्ग की खिड़की मतलब क्या? ऊपर की खिड़की क्या हुआ? विंडोज ऑफ हेवन कौन है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आप देखें कि ज्ञानेंद्रियां हमारी ऊपर की ओर है, तो वो खिड़की हो उन्हीं से, क्योंकि उन्हीं ज्ञानेंद्रियों से, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उन ज्ञानेंद्रियों का संपर्क ऊपर है, ब्रेन की तरफ है, और ऊपर हम लोग मानते हैं स्वर्ग की उधर टीसी में माना जाता है कि ऊपर स्वर्ग है, आकाश है, तो स्वर्ग की खिड़की का यह, तो ईयर टंग वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। SI19 लिसनिंग पैलेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हियरिंग की समस्या के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ये पॉइंट भी वही कान के पास होता है। UB4, अब यूरिनरी ब्लैडर आ गया। UB4 में है, ये एको पॉइंट ऑफ नोज है, ये सभी नोज प्रॉब्लम्स में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। UB37 डोर ऑफ द सोल, यानी आत्मा का द्वार है। आत्मा का द्वार का अर्थ हुआ कि अगर ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को जागृत करना हो तो इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, मेथी से ही कर लीजिए। UB41 पास गेट ऑफ डायफ्राम, यानी ऊर्जा फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट का यूज करते हैं। ऊर्जा, क्योंकि ये बैलेंस, ये हमारा डायफ्राम जो है वो पास गेट है, यहाँ ऊर्जा और फ्लूइड्स का बैलेंस होता है। तो ये UB41। UB43 यांग का सेनानायक कहा जाता है इसको, यानी यांग शक्ति में अगर वृद्धि करनी हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं। UB43। UB45 पेट का अन्न भंडार, यानी पेट की कोई भी बीमारी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। UB46 अंदर का रास्ता, यानी अंदर का रास्ता क्या हुआ? अंदर क्या है? आपके पास विचार है, भाव है, अनुभूतियां हैं, यही तो है। तो विचार, भाव, अनुभूतियां हैं, और उसी से आत्मबल मिला हुआ है आपको। तो इन सबको अगर जागृत करना हो तो UB46 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं मेथी के माध्यम से ही। UB47 पुरुषत्व का महल, पुरुषत्व में वृद्धि होगी इससे। UB48 त्रिक का उलझाव, यानी अगर पाचन और पेशाब और जलोदर की कोई समस्या है तो ये आपको UB48 को यूज कर सकते हैं। UB55 सभी यांगों का सम्मिलित प्रभाव इसमें है। अगर गर्मी बढ़ाना हो, गर्मी अगर बढ़ गई हो तो इसको आप यूज करेंगे तो गर्मी आपको
कंट्रोल हो जाएगी। UB56 मांसपेशी और नसों का सहायक कहा जाता है इसको। तो अगर ये क्रैम्प्स वगैरह हो, क्योंकि मांसपेशियां क्रैम्प्स पैदा करती हैं, तो क्रैम्प्स, अगर क्रैम्प्स को ठीक करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। UB57 पिंडली का मध्य कहा जाता है इसको। तो पिंडली में दर्द हो रहा हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं। UB58 उड़ता हुआ यांग, यानी लीवर यांग में अगर कोई कमजोरी है तो आप ट्रीट कर सकते हैं। लीवर यांग की कमजोरी में आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लीवर यांग की कमजोरी है, तो इसको वहां ट्रीट कर सकते हैं। UB60 साइटिका का पॉइंट है, ये साइटिका में यूज करिए। UB61 चलने की शक्ति लौटाने वाला, अगर चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये शक्ति लौटा देगा। और UB62 ये शांतिकर बिंदु है, मतलब बहुत आपको कूल काम करेगा, पागलपन और उग्रता को घटाने में इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर UB63 पॉइंट ऑफ द पेल्विक प्रॉब्लम्स, मसल टोन बढ़ाता है। फिर किडनी के पॉइंट, किडनी का पॉइंट K7, किडनी माने के, किडनी का ये तो मोटार पॉइंट है, इसको गारा बिंदु कहते हैं। यानी गारा बिंदु का, जैसे गारा क्या करता है, जैसे गारा आप लगा देते हैं तो इसमें ईंट पत्थर बना देते हैं और उनकी शक्ति आती है, तो उनकी शक्ति को, अगर आप अपनी शक्ति को, पूरा खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना है तो इसको K7 पर आप यूज कर सकते हैं। फिर K13 ऊर्जा की का बिंदु है, यानी ऊर्जा को की बोलते हैं ना, तो ऊर्जा की के बिंदु है। जन्मजात रोग और की कमी में, अगर जन्मजात रोग होंगे तो की कमी हो सकती है, और आपको जो नॉर्मल की कमी हो रही है, की मतलब ऊर्जा कमी हो रही है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और K20 खाई का संपर्क मार्ग, शरीर के मध्य भाग की रुकावटें इससे ठीक होती हैं। तो ये K20 को खाई का संपर्क मार्ग कहा गया है, शरीर के मध्य भाग की रुकावटें ठीक होती हैं। तो हम लोग अभी, क्योंकि यह पुस्तक में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी किडनी मेरिडियन के बाद तमाम मेरिडियंस हैं, उन पर चर्चा होगी, और इसलिए हम लोग अभी इसको वहीं रोकते हैं। आगे हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि जितने ट्रीटाइज हैं सब पर एक विहंगम दृष्टि आ जाए कि उनमें विषय वस्तु क्या है, और सब्जेक्ट मैटर को जान जाएंगे तो हम लोग उसको अधिक से अच्छे से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे और चिकित्सा में प्रयोग कर सकेंगे, ताकि जन जन कल्याण की भावना को पैदा करने में हम लोग आगे बढ़ सकें, और इस मुहिम को, इस अभियान को हम लोग और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।